वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, सेल साइकिल के ऊपर ही। इससे पहले सेल साइकिल के ऊपर 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने सेल साइकिल के बेसिक क्लियर करे थे। उसके बाद साइक्लिन और सीडीके के बारे में पढ़ा था, और इसके साथ साथ हमने कैसे साइक्लिन बनती है हर फेज़ में वो भी हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था। अब आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डिग्रेडेशन ऑफ एमपीएफ। एमपीएफ यहाँ पे क्या है? मैचुरेशन प्रमोटिव फैक्टर है। हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कैसे एमपीएफ बनता है। आज वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि एमपीएफ डिग्रेड कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा कि एम फेज़ में दो साइक्लिन बी और सीडीके1 आपस में कॉम्प्लेक्स बना के बैठे होते हैं। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन करवाने के लिए क्या किया जाता है? डिग्रेडेशन करवाने के लिए यहाँ पे CDC14 का मेजर रोल देखा जाता है। अब ये CDC14 क्या है? इट इज़ अ फॉस्फेटेज जो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। फॉस्फेट ग्रुप को कहाँ से रिमूव करेगा? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CDC14 रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द CDH1 एंड एक्टिवेट द CDH1। अब ये CDH1 क्या है? CDH1 नॉर्मली साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। या इनएक्टिवेटेड इसकी फॉर्म कब होगी? जब इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होगा? फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। इसीलिए CDC14 क्या करता है, उसके फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है और जो CDH1 है उसको एक्टिवेट करवाता है। तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि एम फेज़ की जो साइक्लिन्स होती है उसको डिग्रेडेशन करने के लिए फॉस्फोराइलेशन करी जाती है या डीफॉस्फोराइलेशन करी जाती है। तो यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ CDC14 फॉस्फेटेज CDH1 की क्या करी जाती है, डीफॉस्फोराइलेशन करी जाती है, ठीक है, वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को हटाया जाता है। तो इसके बाद जैसे ही CDH1 और से फॉस्फेट ग्रुप हटता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है साइटोसोल में नॉर्मली, इसके साथ बाइंड कर जाता है और उसको एक एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बना देता है। हमने पहले भी देखा जब APC के ऊपर CDC20 लगता है तो वो क्या करता है, वो सेक्यूरिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को लगाने का काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब CDH1 एक्टिवेट होता है तो वो APC के साथ जो नॉर्मली अलोन प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड करता है और एक एक्टिवेटर फॉर्म बना लेता है, ठीक है। फिर जब ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो वही साइक्लिन के ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगाने का काम करते हैं और साइक्लिन की क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस किसकी है? ये है एम फेज साइक्लिन की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछा जाता है CDH1 का रोल क्या है, और APC के साथ अगर CDH1 आके बाइंड करता है तो वो क्या करवाता है, और अगर APC के साथ CDC20 लगता है तो वो क्या करवाता है। तो आपको दोनों सिनेरियो याद रखने होते हैं। एक होगा ये वाला जिसमें हम एनाफेज किसके साथ काम करता है, CDH1 के साथ काम करता है, और एक सिनेरियो वो होगा जहाँ पे एनाफेज वाली कंडीशन होगी, जहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ CDC20 काम कर रहा होता है और सेपरेज के ऊपर क्या लगाता है। अगर मैं आपको पीछे बताऊँ कहाँ की बात कर रही हूँ, मैं ये वाली बात कर रही हूँ, जहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ अगर CDC20 लगता है तो वो एक अर्ली एनाफेज कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से इट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू द सेक्यूरिन, जिसकी वजह से हमारा सेपरेज फ्री होता है। अगर सेपरेज फ्री होगा तो वो क्या करेगा, कोहेजन प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। कोहेजन प्रोटीन डिग्रेड होगी तो कुछ लेट एनाफेज वाली कंडीशन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। फिर आता है हमारे पास स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स में हम क्या पढ़ते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट? जब मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में चेक पॉइंट्स के बारे में बताया था तो हमने वहाँ क्या देखा था कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स हमें मिलते हैं एम फेज़ में, ठीक है। वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सी कंडीशंस देखने को मिलती है। जब अगर अपने स्पिंडल अच्छे से बने होंगे, ठीक है, तो हमारा सैक कॉम्प्लेक्स स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो होता है वो ऑफ रहता है। बट अगर स्पिंडल फाइबर अच्छे से नहीं बने होते हैं तो सैक हमेशा ऑन रहता है। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है बार बार पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल एम्फीटेलिक कंडीशन। अब ये एम्फीटेलिक का क्या मतलब है? एज अ नेम इंडिकेट एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। जब दोनों साइड हमारे स्पिंडल फाइबर लगे होंगे, नॉर्मली प्रेजेंट होंगे, तब तो हमारा सैक कॉम्प्लेक्स ऑफ रहेगा। बट मोनोटेलिक वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा, तो इसमें ये देखा जाएगा कि यहाँ पे एक ही साइड स्पिंडल फाइबर लगे हैं तो
सैक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अपनी काम करेगा। अभी हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि कैसे काम करेगा इस चीज़ के ऊपर। फिर आता है सिंटैलिक कंडीशन, वहाँ पे सैक हमेशा ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों एक ही साइड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है मीरोटैलिक कंडीशन। अब ये जो मीरोटैलिक कंडीशन है, यहाँ पे सैक ऑफ रहता है। क्यों ऑफ रहता है? मान लो एक साइड दो स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लगे और एक साइड एक लगा है, तब भी हमारा क्या रहता है, सैक कॉम्प्लेक्स ऑफ रहता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए ये होता है कि दोनों साइड क्रोमोसोम के नीटोकोर के ऊपर दोनों साइड स्पिंडल फाइबर लगने चाहिए। एक साइड लग रहे हैं तब भी ऑन रहेगा, दोनों साइड लग रहे हैं तब भी तो ऑफ रहेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे फंक्शनिंग करता है ये। मान लो अभी ये कौन से वाले कंडीशन है, मोनोटैलिक वाली कंडीशन है। कौन सी? मोनोटैलिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही साइड हमारा स्पिंडल फाइबर लगा हुआ है। यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि जब मोनोटैलिक कंडीशन होती है तो सैक हमेशा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑन रहेगा। होता क्या है सैक कॉम्प्लेक्स में, तो होता ये है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं एमसीसी, माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स। अब ये किन किन प्रोटीन से बना होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है BUB3 जिसको BUB3 बोला जाता है, एक होता है MAD2, एक होता है MAD3, ठीक है। MAD2 और MAD3 और BUB3 नॉर्मली साइटोसोल में फ्री प्रेजेंट होते हैं जब क्या होता है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन से क्या समझ रहे हो, मतलब एक एम्फीटैलिक वाली कंडीशन है जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो ये तीनों प्रोटीन अलग अलग प्रेजेंट होगी, ठीक है, अलग अलग प्रेजेंट होगी साइटोसोल में। बट अभी देख रहे हैं हम एक अब नॉर्मेलिटी वाली कंडीशन बन रही है। अगर ये आगे जब पास होती है तो हमारे सिंड्रोम्स बन सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, ट्राइजोमिक कंडीशन बन सकती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जा सकता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए क्या होता है, ये तीनों जो होते हैं वो CDC20 को अपने साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए काम करते हैं। BUB3 हो गया, MAD2 और MAD3 क्या करते हैं, CDC20 को अपने साथ ज्वाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं MCC कॉम्प्लेक्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि CDC20 अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या करता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम का काम करता है। तो हमें वही तो नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि अभी एक एबनॉर्मेलिटी वाली कंडीशन है, इसीलिए CDC20 किसके साथ बाइंड, MAD3 और BUB3 क्या करते हैं, MAD2, MAD3 और BUB3 क्या करते हैं, CDC20 को अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हैं, जिसकी वजह से ये एनाफेज प्रोमोटिव कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से APC क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो हमें यही तो चाहिए, हमें अभी सेपरेज की एक्टिविटी नहीं चाहिए, इसीलिए हमने CDC20 को अपने साथ बाइंड करवा लिया और एक MCC वाला कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा कंडीशन, एम्फीटैलिक वाला कंडीशन या मोनोटैलिक वाला कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स क्या हो रहे थे, ऑन हो रहे थे। अब आते हैं फ्री वाले कंडीशन के ऊपर। अभी मैंने बोला जब हमारे पास एम्फीटैलिक वाली कंडीशन होगी जहाँ पे दोनों क्रोमोसोम दोनों स्पिंडल फाइबर अच्छे से प्रेजेंट होंगे, उनका अच्छे से बने हुए होंगे, नीटोकोर से अच्छे से ज्वाइंट होंगे, तो हमारा सैक कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑफ रहता है। तो नॉर्मली कंडीशन में BUB3, MAD3, MAD2 ये क्या होंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे साइटोसोल में। ये कुछ भी CDC20 को अपने साथ बाइंड नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से CDC किसके साथ बाइंड करेगा, एनाफेज प्रमोटिव कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और एक्टिवेट होगा। अगर ये एक्टिवेट होंगे तो आपको पीछे भी बता दिया क्या होगा, सेपरेज अपना काम करेगा और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम या कोहेजन प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करेगा। तो ये सारा हमारा हो गया सेल साइकिल रेगुलेशन। इसके बाद हम रोल ऑफ P53 को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द P53? तो P53 को बोला जाता है गार्डियन ऑफ जीनोम। क्या बोला जाता है, गार्डियन ऑफ जीनोम। क्यों? और आल्सो इट इज़ आल्सो सेड एज सेलुलर गेट कीपर, क्या बोला जाता है, सेलुलर गेट कीपर बोला जाता है। इट इज़ आल्सो ट्यूमर सुप्रेसर जीन। आपको पहले भी बता दिया, पीछे वाले लेक्चर में हमने एक और ट्यूमर सुप्रेसर जीन के बारे में पढ़ा था, विच इज़ RB, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। जब हम कैंसर बायो पढ़ते हैं उसमें भी ये दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा जाता है। तो और P53 एक्टिवेट कब होता है, कब अपना काम करना शुरू करता है P53? तो इट इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द डबल स्टैंडर्ड DNA डैमेज। जब कभी भी DNA में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो डबल स्टैंड DNA में डैमेज हो जाता है तो P53 एक्टिवेट होता है। अभी हम प्रोसेस देखेंगे कि P53 काम कैसे करता है। नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ P53 कौन है, मतलब P53 की एक्टिविटी को कौन रोक के बैठता है, वो होता है MDM2।
MDM2 का पूरा नाम होता है माउस डबल माइन्यूट 2। ठीक है, MDM2 इसी की एक्टिविटी को रोक के बैठा हुआ होता है। MDM2 करता क्या है, डिग्रेड करता है P53 प्रोटीन को अंडर द नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब आ जाओ सिग्नलिंग के ऊपर, कैसे पाथवे चलता है। अभी मैंने बोला जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो MDM2 P53 को रोक के बैठेगा। ठीक है, इसको डिग्रेड करवाने का काम करेगा। बट कभी भी सेलुलर स्ट्रेस होता है सेल के अंदर, तो क्या हो जाता है, सेलुलर स्ट्रेस में वेरियस कंडीशंस आ जाती है, जैसे ROS एक्टिवेट हो जाते हैं, DNA डैमेज हो जाता है, DNA रेप्लिकेशन डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन कैसी कंडीशन होती है, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। जब कभी भी सेल में स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो P53 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगता है, जिसकी वजह से MDM2 वहाँ से फ्री हो जाता है या अलग हो जाता है। अगर अलग हो गया P53 से तो ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा और ये एक ऐसी कंडीशन बन गई, इसकी एक्टिवेटर फॉर्म बन गई। अगर P53 एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट बनना शुरू हो जाते हैं जो ROS को डिग्रेड करेंगे। DNA रिपेयर होना शुरू हो जाता है जो DNA डैमेज को रिपेयर करेगा। एपोप्टोसिस हो जाती है जिसमें सेल की डेथ हो जाएगी, जो डैमेज सेल होगा। ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है। तो हमें यही सारी चीज़ें तो चाहिए, ठीक है, ताकि सेल क्या खुद को क्या कर पाए, कोप अप कर पाए अंडर द स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो यही सारी कंडीशन हम देखते हैं। इसलिए फिर हम पढ़ते हैं DNA डैमेज के बारे में। अभी देखा हमने कि DNA डैमेज एक मेजर सेलुलर स्ट्रेस है। तो DNA डैमेज में हम क्या पढ़ते हैं, तो DNA डैमेज में हम देखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA डैमेज। मान लो हम अभी मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई हुई है, ये हमारा DNA है। DNA का यहाँ पे क्या हो रखा है, डैमेज हो रखा है। कितना स्ट्रैंड में डैमेज हुआ है, एक ही स्ट्रैंड में डैमेज हुआ, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक बोला जाएगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसको सेंस करने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है, तो वहाँ पे आते हैं हमारे सेंसर प्रोटीन्स। अब ये सेंसर प्रोटीन कौन होते हैं, एक होता है हमारे पास RPA जिसका नाम होता है रेप्लिकेशन प्रोटीन A, और नीचे आता है ATR-IP, ATR इंट्रैक्शन प्रोटीन। ये दोनों साथ में काम करते हैं और किसको सेंस करने का काम करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को सेंस करने का काम करते हैं। जैसे ही सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक के ऊपर या सिंगल स्टैंडर्ड डैमेज DNA के ऊपर ये प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है तो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलती है। क्या क्या होता है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास पहले तो एक काइनेज एक्टिवेट होगा जिसको बोलते हैं CHK1। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने होंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, नीचे काइनेज एक्टिवेट होगा जिसका नाम है CHK1। CHK1 किसको एक्टिवेट करवाएगा, विच इज़ अ इफेक्टिव प्रोटीन जिसका नाम होता है CDC25। ये क्या करते हैं, ये चेक पॉइंट्स को अरेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा सेल्स आगे प्रोसीड ना हो पाए और सेल साइकिल आगे चले ही ना। तो यहाँ पे क्या, इसी पाथवे को क्या बोला जाता है, जहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक देखा जाता है वो होता है ATR पाथवे। ठीक है, तो ATR पाथवे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डबल स्टैंड ब्रेक। डबल स्टैंड ब्रेक का टॉपिक में हम क्या देखते हैं, डबल स्टैंड ब्रेक में एज अ नेम इंडिकेट DNA में क्या होगा, दोनों स्टैंड के ऊपर ब्रेक हो रखा होगा। तो इसके लिए भी एक सेंसर प्रोटीन यहाँ पे काम करती है जिसका नाम होता है MRN। यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है इसकी पूरी फुल फॉर्म, जिसमें आता है MRE11 RAD15 NBS1। व्हाट इज़ MRN, इट इज़ अ सेंसर प्रोटीन जो किसको सेंस करेगी, डबल स्टैंड ब्रेक को सेंस करेगी। ठीक है, डबल स्टैंड ब्रेक को जब सेंस करेगी MRN, फिर से यहाँ पे क्या होगी, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग चलेगी। डाउन स्ट्रीम क्या एक्टिवेट होगा, पीछे वाले में CHK1 एक्टिवेट होता था ATR पाथवे में, यहाँ पे क्या एक्टिवेट होता है, CHK2 एक्टिवेट होता है। CHK2 किसको एक्टिवेट करवाएगा, ये एक्टिवेट करवाएगा इफेक्टर प्रोटीन को विच इज़ P53। अभी मैंने आपको जब P53 हमने पढ़ा तो वहाँ पे भी हमने क्या देखा, यही देखा कि P53 कब एक्टिवेट होता है, जब डबल स्टैंड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हो गया ना P53 एक्टिवेट। फिर P53 भी क्या करेगा, चेक पॉइंट्स को अरेस्ट करेगा और सेल साइकिल को आगे प्रोसीड होने से वहीं रोक देगा। तो इसी पाथवे को बोला जाता है ATM पाथवे। क्या बोला जाता है, ATM पाथवे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेल साइकिल और सेल रेगुलेशन। अगर आप इतना भी करते हैं तो ये मोर देन एनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिसकी वजह से मेरे को भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी।
इससे पहले बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप पहले उनको भी देखिए। अगर आप कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आगे उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।